जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल एसवीएल एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम हमारे एस्ट्रोलॉजी जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी सेकंड क्लास की बात करेंगे। तो सेकंड क्लास में मैंने आपको इससे पहले का जो वीडियो बनाया था, जो पहले की क्लास थी, उसमें ये बताया था कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के 4 स्तंभ होते हैं, नक्षत्र, ग्रह, राशि और भाव, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके नाम वगैरह जो हमने बताए हैं वो आप हमारा लास्ट वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं सबको थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश करूंगा। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड का कैलकुलेशन कैसे हम वो करते हैं, कैलकुलेट, कि वो 360 डिग्री में फैला हुआ है। हमारे चारों ओर 360 डिग्री अंशात्मक विस्तार हम समझते हैं कि 360 डिग्री में वो फैला हुआ है। तो उसमें नक्षत्र हैं और हमारे राशियां हैं और हमारे ग्रह हैं और हमारे भाव हैं। ये कैसे डिस्क्राइब होते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो कौन है? हम। तो ये हो गया पृथ्वी। और हमने अपने मतलब स्कूलों में भी पढ़ा है कि हमारा सौर मंडल कैसा होता है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं और वो किस क्रम में होते हैं। तो वो उसी क्रम में हमने अपना सौर मंडल यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि पहले। और हम अभी ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, वैसे सौर मंडल की जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, तो जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो वो सूर्य को केंद्र मानकर चलते हैं वहां पे कि सूर्य, वैसे यही रियल है। रियलिटी में क्या होता है कि सूर्य सेंटर है, देन सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से एक चंद्रमा जो है वो उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। बट जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम केंद्र लेते हैं पृथ्वी को, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव देखा जा रहा है कि हम पर सभी तारों का, ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जिन ब्रह्मांड में जो जो पिंड हैं उनका हम पर क्या क्या प्रभाव, ये जो तारा मंडल है, ये ग्रह हैं, इन सबको पिंड बोला गया है हमारे शास्त्रों में। तो उन पिंडों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो सेंटर में हम रखते हैं पृथ्वी को, ठीक है। फिर पृथ्वी से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो पृथ्वी से पहले जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है, उससे पहले बुध होता है, फिर होता है सूर्य, ठीक है। और इसके इस तरफ जाएं तो इसके इस तरफ होता है, पहले तो पृथ्वी के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है वो होता है चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मंगल, मंगल के बाद होता है गुरु, और गुरु के बाद होता है शनि। उसके बाद भी 3 प्लेनेट हैं जो ग्रह हैं, उनको कहते हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, लेकिन हमारे शास्त्रों में उनका अध्ययन नहीं है, ठीक है। तो उनका अध्ययन क्यों नहीं है इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में उनका अध्ययन नहीं है। इनके अलावा हमारे शास्त्रों में 2 ग्रह और हैं जिनको छाया ग्रह बोला जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। वो है राहु और केतु। तो राहु और केतु क्या है? तो इनको, राहु और केतु को समझने के लिए हम कैसे अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की परिक्रमा, जैसे हम ये देख रहे हैं पृथ्वी को सेंटर में लिया, वैसे एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। बट अगर जब हम एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम अगर सेंटर में हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और उसी तरीके से चंद्रमा तो रियलिटी में पृथ्वी के चक्कर ही लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा भी लगा रहा है और सूर्य भी लगा रहा है। तो ये 2 प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कि इनके अलावा कोई और जो ग्रह है वो हमें पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक्चुअल में। तो वो हमें पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ प्रतीत नहीं होता।
दो प्लैनेट ऐसे हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए प्रतीत होते हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। और सारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इन पर ही बहुत हद तक आधारित है। हमारा जन्म का समय चंद्रमा से चंद्रमा की पोजीशन पर आधारित होता है, ठीक है। और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित होती है। तो हम पढ़ रहे थे अभी राहु और केतु। तो राहु और केतु को हम कैसे समझेंगे कि सूर्य पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो एक परिधि का निर्माण होता है, और जब चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो एक और परिधि का निर्माण होता है। और ये दोनों परिधि जब एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं तो आप देख सकते हैं कि दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उन दो बिंदुओं को राहु और केतु का नाम दिया जाता है, और ये हमेशा 180 डिग्री में रहते हैं। और राहु और केतु को लेने का कारण क्या है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को लेने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये जो दो बिंदु है ना, ये जो दो बिंदु है ये 18 सालों में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं। मतलब ये जो परिधि है, ये जो राहु केतु के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, और इनका एक पूरा चक्कर 18 सालों में पूरा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये राहु और केतु का यहां पर वर्णन है। तो ये हमने अभी ग्रह आपको अपने समझे। अब उसके बाद एक ये होता है जॉडियक बेल्ट। हमने देखा हमारा ब्रह्मांड 360 डिग्रीज में है, तो 360 डिग्रीज में हमने एक परिधि का निर्माण करा, और हमने ये देखा, मैंने आपको बोला कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। तो जो चंद्रमा है वो हमारी जो पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा करता है वो लगभग 27 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 27 दिनों में जब वो कंप्लीट करता है तो उसका जो एक दिन होता है, वो एक दिन जिस भाग में, ब्रह्मांड के जिस भाग में रहता है, उस भाग को 13 डिग्री 20 मिनट का एक भाग कहते हैं। और उस भाग में जो हमें तारामंडल का समूह, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नक्षत्र क्या होते हैं, तारामंडल के समूह से जो एक आकृति प्राप्त होती है, उस आकृति को एक नक्षत्र मानते हैं, और उस आकृति के अनुसार उसको एक नाम दिया गया है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पूरे ब्रह्मांड को अंशात्मक विस्तार से समझा है, तो हमारा ब्रह्मांड हो गया 360 डिग्री। तो जो एक दिन का पाथ हो गया चंद्रमा का, वो हो गया 13 डिग्री 20 मिनट। तो उस 13 डिग्री 20 मिनट में जो हमें तारामंडल दिखाई देता है हमारे आकाश में, तो वो हो गया एक नक्षत्र। और ऐसे क्योंकि वो 27 दिन में एक पूरी परिक्रमा कर रहा है, तो हमने अपने पूरे ब्रह्मांड को 27 बराबर भागों में बांटा, और 27 बराबर भागों में जब हमने बांटा तो हमें 27 नक्षत्र प्राप्त हुए। वैसे देखा जाए तो नक्षत्र 28 होते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र और होता है, बट वो हमारे ऊपर प्रभावों में, मतलब एस्ट्रोलॉजी में उसका अध्ययन नहीं किया जाता, वो मुहूर्त वगैरह देखने में यूज किया जाता है। हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं उन्हीं का अध्ययन हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तो अभिजीत नक्षत्र के बारे में भी हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अब नक्षत्र के बाद आते राशि। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वेदों में हमारे नक्षत्रों का विवरण है। फिर बाद में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ज्योतिष को सरल बनाने के लिए जब ये देखा कि चंद्रमा 27 दिनों में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो सभी नक्षत्रों से एक बार कंप्लीट कर लेता है, तो उतने टाइम में सूर्य कितना अपना पाथ तय करता है। उसी 360 डिग्री में जब चंद्रमा एक सर्कल पूरा कर लेता है अपना, तो उस टाइम में सूर्य कितना पाथ तय करता है, तो वो लगभग आया 30 डिग्री। सूर्य का आया कि वो लगभग 30 डिग्री अपना एक पाथ तय करता है।
ठीक है। तो 30 डिग्री जब एक आया तो ऐसे देखा गया कि चंद्रमा जब 12 साइकिल पूरी कर लेता है तब जाके सूर्य एक पूरा साइकिल पूरी करता है। तो उसके हिसाब से पूरी परिधि को, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है उसको 12 बराबर भागों में बांटा गया, और 12 बराबर भागों में बांटने के बाद जो 30 डिग्री का एक भाग है उसमें जो तारामंडल का समूह हमें प्राप्त हुआ, उसकी आकृति के हिसाब से जो हमें एक आकृति प्राप्त हुई उसको हमने बोला एक राशि। और उस आकृति के अनुसार जो हमें आकृति मिली उसके अनुसार जो काया हमें नजर आई, वो उसके अनुसार हमने एक राशि का नाम रखा। तो हमने पढ़ा था कि राशियां कि पहली मिथुन है, वृषभ है, पहली मेष है, फिर वृषभ है, फिर मिथुन है, कर्क है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से। तो हमने ये जाना कि जब नक्षत्र थे पहले से, हमारे वेदों में नक्षत्रों का जब विवरण था तो ये राशियों का मतलब विवरण कहां से आया। तो हमने देखा कि हमारे चंद्रमा के हिसाब से जब नक्षत्रों का विवरण आया तो सूर्य के हिसाब से राशियों का विवरण आया। तो इस हिसाब से क्या हुआ, एक राशि में सूर्य, हमारे जो सूर्य ग्रह हैं, सूर्य देव हैं, वो एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं। जब हम गोचर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है, जो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, गोचर हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सूर्य हमारा एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहता है और 30 डिग्री का पाथ तय करता है। तो उस हिसाब से ये 12 भागों में हमारा ब्रह्मांड विभाजित किया गया 12 बराबर भागों में, और एक भाग में जो कॉन्स्टिलेशन हमें प्राप्त हुआ, तारामंडल का जो समूह प्राप्त हुआ, उससे जो काया निर्मित हुई उसके हिसाब से एक राशि का नाम रख दिया, और उस कॉन्स्टिलेशन का नाम और उन कॉन्स्टिलेशन को बोला गया राशि। अब आ जाते हैं, फिर हमने पढ़ा था, अब हमारे 2 स्तंभ हो गए, एक नक्षत्र हो गया, एक राशि हो गया। तीसरा स्तंभ हो गया हमारा ग्रह, जो हम पढ़ चुके हैं कि ग्रह हमारे सौर मंडल में ही जो ग्रह हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। देन चौथा जो हो गया वो भाव हो गया। तो भाव को भी समझने के लिए हम वही कि जो जब सूर्य के हिसाब से जब हमने ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित करा तो जो एक भाग हुआ वही हमारा भाव हो गया, जिसको हम अभी के उसमें जैसे हमने कल बताया था कालपुरुष की कुंडली बनाई थी, तो अगर हम यहाँ पे करें तो उसको अगर हम कागज पर निर्मित करें तो हम वृत्ताकार में भी बना सकते हैं, बट जो एस्ट्रोलॉजी में जिस हिसाब से पढ़ा जाता है उसको, कुंडली को, वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। और ये जो इसमें ये जो 12 भाव, 12, क्योंकि एक ये समझ लीजिए एक ये ब्रह्मांड है, ये जो कुंडली बनती है ये एक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में जो सूर्य की वजह से, सूर्य की चाल की वजह से जो ब्रह्मांड को 12 भागों में विभक्त किया गया, वही भाव यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बस मुझे लगता है कि आज मैंने लगभग सब कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैंने अगर कुछ नहीं बता पाया हो तो मैं वो आगे के वीडियोस में बताने का प्रयास करूं। जय गुरुदेव, जय मां भगवती।